नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दीगर पसमानदा तबक़ात यानी OBCs को 27% और आम ज़मरे के माशी तौर पर कमज़ोर तबके के तलबा यानी इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए बिल तरतीब 27% और 10% रिजर्वेशन देने के हुकूमती फ़ैसले की तारीफ़ करते हुए उसे समाजी इंसाफ की नई मिसाल करार दिया। मोदी ने जुमेरात के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि हमारी हुकूमत ने मौजूदा तालीमी साल से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में OBCs के लिए 27% और माशी तौर पर पसमानदा तबके के लिए 10% रिजर्वेशन देने का तारीखी फ़ैसला किया है। उसकी मदद से हर साल हज़ारों नौजवानों को बेहतर मौक़े मैसर आएंगे और मुल्क में समाजी इंसाफ की एक नई मिसाल कायम होगी। काबिल ज़िक्र है कि वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने मेडिकल और डेंटिस्ट्री के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिसमें MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS और MDS में दाखिले के लिए मौजूदा सेशन 2021-22 से ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत दीगर पसमानदा तबक़ात के तलबा को 27% और माशी तौर पर कमज़ोर तबके को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। मोदी ने पीर के रोज़ मुतल्लिका मरकज़ी वजारत से कहा था कि वही ज़ेरे इल्तिवा मसले का मुनासिब हल पेश करेंगे। इस फैसले से MBBS में हर साल तकरीबन 1500 OBC तलबा और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2500 तलबा को फ़ायदा होगा। इसी तरह MBBS में माशी तौर पर यानी EBC के 550 तलबा और पोस्ट ग्रेजुएशन में तकरीबन 1000 तलबा फ़ायदा उठाएंगे। जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है और उससे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। कौमी तालीमी पॉलिसी के 1 साल मुकम्मिल होने पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी के 1 साल की तकमील पर मुल्क के सभी लोगों और तमाम स्टूडेंट्स को बहुत मुबारकबाद। गुज़िश्ता 1 साल में आप सभी अजीम शख्सियात, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मुल्क के पॉलिसी साजों ने कौमी तालीमी पॉलिसी को ज़मीन पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि हम मुस्तक़बिल में कितना आगे जाएंगे, हम कितनी ऊंचाइयां हासिल करेंगे, इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि हम इस वक्त अपने नौजवानों को किस तरह की तालीम दे रहे हैं, यानी आज हम कैसी तालीम दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि मुल्क की नई कौमी पॉलिसी कौम की तामीर के महायज्ञ में बड़े अनासिर में से एक बड़ा अंसर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों से परिचित हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मिशन है, इस एहसास को हमें बार बार याद करना ही है। साथियों, देश भर से हमारे कई युवा स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। अगर इन साथियों से हम उनकी आकांक्षाओं के बारे में, सपनों के बारे में पूछें तो आप देखेंगे कि हर एक युवा के मन में एक नयापन है, एक नई ऊर्जा है। हमारा युवा बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो इंतजार नहीं करना चाहता। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का, जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भी इसके लिए पेगासस जासूसी, ज़राई कानूनों और दूसरे मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा जारी है। जुमेरात के रोज़ भी पार्लियामेंट में शोर गुल के चलते कामकाज नहीं हो पाया। ऐसे में दोनों ऐवानों की कार्रवाई जुमे के रोज़ 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद ऐवान पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में यही हालत रही। हंगामे के चलते पहले कार्रवाई 11:30 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी, फिर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा जारी रहा। ऐसे में ऐवान 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका तो ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक रोक दी गई।
2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू होने पर भी अपोजिशन लगातार हंगामा करता रहा। ऐसे में लोकसभा भी जुमे के रोज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दोनों ऐवान दिन भर के लिए मुलतवी करने से पहले हंगामे के बीच ही 3 बिल्स पास कर दिए गए। राज्यसभा में द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल, द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, वहीं लोकसभा में द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल और द इनलैंड वेसलर्स बिल बहस के बिना पास कर दिए गए। मॉनसून सेशन के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन पार्टीज ने 3 नए ज़रई क़वानीन और पेगासस जासूसी मामले के साथ कई दूसरे मुद्दों पर जमकर हंगामा किया। पिछले हफ्ते सिर्फ मंगल के रोज़ राज्यसभा में 4 घंटे नॉर्मल तरीके से कामकाज हो पाया, जब कोरोना के चलते मुल्क में बने हालात को लेकर सभी पार्टीज के बीच आपस में बनी सहमति की बुनियाद पर बातचीत हुई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अवामी अहमियत के हामिल मामलों पर बहस न कराए जाने के सिलसिले में मोदी हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अवाम की आवाज़ होती है ताकि वहां अवामी मसाइल पर बहस हो सके, लेकिन मोदी हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के बहस कराने के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारी जमहूरियत की बुनियाद है कि पार्लियामेंट अवाम की आवाज़ बनकर कौमी अहमियत के हामिल मुद्दों पर बहस करे। मोदी हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ को एक काम नहीं करने दे रही है। पार्लियामेंट का मजीद वक्त ख़राब मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस पर बहस होने दो। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 19 जुलाई को शुरू हुआ था और अब तक ऐवानों की कार्रवाई हंगामा आराई की नज़र हो चुकी है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को इल्ज़ाम लगाया कि योगी हुकूमत कोरोना के दौर में जिन एम्बुलेंसेस कारकुनों पर फूल बरसाया और उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहकर एजाज़ दिया गया, उन्हें अब लाठी मारकर परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इंचार्ज और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि योगी हुकूमत उन एम्बुलेंस कारकुनों को तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे के खिलाफ इस्मा लगाकर उन्हें नौकरी से बरतरफ कर रही है। उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि कल तक जिन अहलकारों की इज्जत की गई थी, अब उनकी तजलील की जा रही है। झारखंड के धनबाद शहर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पहले इस मामले को हिट एंड रन के तौर पर लिया गया था, लेकिन अब जबकि वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है तो जाहिर हो रहा है कि ये वारदात को साजिश के तौर पर अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने कत्ल की दफात में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में अज खुद नोटिस ले लिया है। ख्याल रहे कि धनबाद के एडीएम उत्तम आनंद चाशुंबे की सुबह सैर पर निकले थे, तभी पीछे से एक ऑटो ने दानिस्ता तौर पर उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़े। बाद में उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। वाकई की सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि उत्तम आनंद सुबह की वॉक के दौरान सड़क के किनारे पर जॉगिंग कर रहे हैं, तभी एक ऑटो जो कि सड़क के बीच में चल रहा था, अचानक उसका रुख एडीजी की जानिब होता है। ऑटो ड्राइवर अचानक से उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मारता है और मौके से फरार हो जाता है। पुलिस ने इंकशाफ किया कि जिस ऑटो से एडीजे उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई वो रात के वक्त में ही चोरी हो गया था और चोरी की वारदात के 3 घंटे बाद ही इस कत्ल को अंजाम दिया गया। जज उत्तम आनंद का बुनियादी तौर पर झारखंड के हजारीबाग से ताल्लुक है। तेज बारिश पहाड़ी रियासतों पर कहर बनकर टूटी है। चाशुंबे को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बारिश की वजह से हुए हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई और 50 लापता हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश चिला मार्ग पर बीन नदी का लेवल बढ़ गया, इससे 80 गांवों से राब्ता टूट गया है। इधर राजस्थान में भी मानसून एक्टिव होने की वजह से चाशुंबे के रोज़ भी कई ज़िलों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात का कहना है कि 1 अगस्त तक वेस्ट राजस्थान में मानसून एक्टिव रहेगा। अमरनाथ गुफा के पास चाशुंबे की दोपहर 3:45 बजे बादल फटने से भारी बारिश हुई, इससे पहाड़ों में मिट्टी और पानी भरा कर तलहटी में आ गया। अमरनाथ गुफा महफूज है, लेकिन लंगर सेवा सिक्योरिटी फोर्सेस के कई टेंट और छोटे पुल बह गए। राहत की बात यह रही कि गुफा के आसपास श्रद्धालु नहीं थे, क्योंकि कोरोना के चलते यात्रा
पहले ही टाल दी गई है, नहीं तो इस वक्त वहां हजारों श्रद्धालु होते। उधर जम्मू के किश्तवाड़ जिले के होंजार गांव में चाशुमे को बादल फटने से बाढ़ आ गई। इसमें 6 से 8 घर बह गए। मलबे से 8 लाशें बरामद हो चुकी हैं। उधर कारगिल में 2 जगह बादल फटने से मिनी पावर प्रोजेक्ट और 1 दर्जन घरों को नुकसान पहुंचा है। ها؟ لا اله الا الله. बीजिंग से करीब 2000 किलोमीटर वेस्ट में मौजूद बंजर रेगिस्तान को चीनी हुकूमत इन दिनों जगह जगह खोद रही है। ये इंसानों का भला करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइलों यानी ICBM से न्यूक्लियर हथियारों को दागने के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा मैदान है। जी हाँ, चीन अपने नॉर्थ वेस्ट सूबे यूमेन के करीब रेगिस्तान में 110 से ज़्यादा अंडरग्राउंड ठिकाने बना रहा है। ऐसे एक ठिकाने को साइलो और ऐसे ठिकानों से भरे पूरे इलाके को साइलो फील्ड कहा जाता है। इनसे ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं जिनका रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। ये खुलासा कमर्शियल सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के एनालिसिस से हुआ है। कुछ हफ्ते पहले भी इस तरह की एक और इलाके का पता चला था। उसमें भी न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए 100 से ज़्यादा साइलोस बनाए जाने का खुलासा हुआ था। इस इलाके यूमेन से करीब 500 किलोमीटर दूर रेगिस्तान से हामी इलाके में है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 210 से ज़्यादा साइलोस से दागी जाने वाली ICBMs की चपेट में हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया आ सकती है। हाल ही में तलाशा गया ये साइलो फील्ड चाइना के जिंगयांग इलाके के ईस्ट वाले हिस्से में है। ये इलाका हामी शहर में चीन के री एजुकेशन कैंप से ज़्यादा दूर नहीं है। पिछले हफ्ते द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्लैनेट लैब सैटेलाइट्स की तस्वीरों के जरिए ये पहचान की है। फेडरेशन ने ये तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स से भी शेयर की हैं। ये हामी शहर से 60 किलोमीटर में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए सरकारी री एजुकेशन सेंटर के करीब है। इन सेंटर्स में उइगर मुसलमानों को काफ़ी शिद्दत से बाहर निकालने के नाम पर कैद में रखा जाता है। एक्सपर्ट्स ग्रुप का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर मिसाइलों के सैकड़ों लॉन्च पैड्स का पता लगना कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल ये साइलोस बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि दुनिया को दिखाए जाएं। दरअसल माशी तौर पर और तकनीकी तौर पर सुपर पावर बनने की चीन की जो ख्वाहिश है उसके चलते वो अपने न्यूक्लियर हथियारों का एग्जीबिशन करने पे फिलहाल तुला हुआ है। अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का असर दुनिया भर में दिख रहा है। कोरोना के नए मामले और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो उसमें 6,57,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,096 लोगों की इन्फेक्शन से मौत हुई और 4,34,000 लोग ठीक हुए। इस बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ पर 16 अगस्त से सेल्फ आइसोलेशन के कवायद बदल जाएंगे। ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले शहरियों को 16 अगस्त से क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के रोज़ाना के मामलों में गिरावट के बावजूद लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन में रोज़ाना के मामले 50,000 से ऊपर निकल गए थे।
हिंदुस्तान में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 43,159 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 38,525 लोग ठीक हुए और 640 मरीजों की मौत भी हुई। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक हालत केरल की है। यहाँ चारशुम्बे को 22,056 लोग मुतासिर पाए गए, जो कि मुल्क भर के नए मुतासरीन से आधे से ज़ायद है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने के सबब केरला की हुकूमत ने एक बार फिर सख्त इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। रियासत में इख्तिताम हफ्ते पर यानी वीकेंड पर सख्ती बरकरार रखी जाएगी और मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। इस बार 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक केरला हुकूमत की जानिब से दी गई इतला के मुताबिक हफ्ता और इतवार को रियासत में सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा रियायत सिर्फ पीर से जुम्मे तक फराहम की जाएंगी। रियासत में वीकेंड पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ताहम इस दौरान किताबों की तिबा से वाबस्ता अफराद को काम करने की इजाज़त रहेगी। केरला में फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हाल ही में ईद के मौके पर रियासती हुकूमत ने ज़वाबित में नरमी की थी, जिसके बाद अचानक नए मामलात में तेज़ी से इजाफा हुआ। मुल्क के 21 रियासतों में किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि यहाँ की 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं। 79% एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जबकि सिर्फ 44.4% एंटीबॉडी के साथ केरल सबसे पीछे है। तशवीश की बात यह है कि फ़िलहाल मुल्क में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले केरल में ही सामने आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल यानी ICMR की तरफ से 14 जून से 16 जुलाई के बीच कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट चारशुम्बे के रोज़ मरकज़ी वजारत सेहत ने जारी की है। मुल्क के 70 ज़िलों में ICMR का ये चौथा सीरो सर्वे है। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी के लेवल को सीरो प्रिवलेंस या सीरो पॉजिटिविटी कहा जाता है। इन नतीजों को देखते हुए वजारत सेहत ने रियासतों को तजवीज़ दी है कि वो ICMR के गाइडलाइंस में अपनी खुद की सीरो प्रिवलेंस स्टडी कराएं। उस सीरो सर्वे के नतीजों को कोरोना के बेहतर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ICMR के सीरो सर्वे नेशनल लेवल पर कोविड इन्फेक्शन के फैलाव को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लिहाजा इसके नतीजे ज़िलों और रियासतों के बीच सीरो प्रिवलेंस के वैरायटी को नहीं दिखाते हैं। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की मौजूदगी पता लगाने के टेस्ट को सीरो स्टडी या सीरो सर्वे कहते हैं। अगर इस टेस्ट में किसी शख्स में किसी एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज़्यादा मिलता है तो इससे समझा जा सकता है कि उस शख्स को इन्फेक्शन पहले हो चुका है। इससे कोरोना वायरस की मौजूदगी और उसके फैलाव के ट्रेंड को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। आमतौर पर सीरो टेस्ट ऐसी आबादी पर किया जाता है जिसके नतीजे को पूरे मुल्क की आबादी पर इस्तेमाल किया जा सके। आबादी का इंतखाब कई सैम्पलिंग तकनीकों से किया जाता है। सीरो सर्वे बड़ी आबादी पर किए जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यूनाइटेड किंगडम में एक नई स्टडी के नतीजे सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के साइंटिस्ट ने पाया है कि 10 हफ्ते बाद वैक्सीन से कोविड-19 के खिलाफ बनी एंटीबॉडी कम होने लगती है। इससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर वैक्सीन कोविड-19 से कितने दिन तक बचाए रखेगी? क्या ऐसा सभी वैक्सीन के साथ हो रहा है? इस स्टडी के नतीजों के बाद अब क्या बूस्टर डोज लेना वाकई ज़रूरी हो गया है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की वायरस वॉच स्टडी में पाया गया है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी 6 हफ्ते बाद कम होने लगती है। 10 हफ्ते बाद तो ये सिर्फ 50% रह गई। UCL की टीम ने 50 से 70 साल के 605 वैक्सीनेटेड लोगों के ब्लड सैंपल्स का एनालिसिस किया है। उन्होंने पाया कि सभी अफराद में एंटीबॉडी का लेवल अलग अलग था, लेकिन फाइजर की वैक्सीन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा एंटीबॉडी बनाई। फाइजर की वैक्सीन के दूसरे डोज के 6 हफ्ते बाद एंटीबॉडी का लेवल 7,500 यूनिट्स पर मिली था, लेकिन 10 हफ्ते बाद ये घटकर 3,320 रह गया। वहीं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से एंटीबॉडी का लेवल 1,200 यूनिट्स पर मिली से घटकर 10 हफ्ते में 190 यूनिट्स पर मिली रह गया। द लैंसेट पे पब्लिश नतीजों में रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इस तरह का ट्रेंड उन्हें 4,500 पैरामीटर्स पर दी गई स्टडी में दिखा है। एंटीबॉडी का लेवल घटने का कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर साइंटिस्ट का कहना है कि वैक्सीनेशन के कुछ हफ्तों बाद एंटीबॉडी के लेवल में गिरावट को लेकर तशवीशनाक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है।
अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आनी शुरू हो गई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 84,447 नए केसेस आए। इसके बाद अब वो एक बार फिर से इन्फेक्शन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है, जिसके चलते 2 महीने बाद अमेरिका फिर से मास्क लगाने की पॉलिसी पर वापस लौट आया है। अमेरिका में 49.7% फुल वैक्सीनेशन के बावजूद लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सीडीसी ने वैक्सीनेटेड लोगों को भी मास्क पहनने को कहा है। इधर हिंदुस्तान में सिर्फ 7% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, लेकिन वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में मास्क पहनने वालों की तादाद में 74% की कमी आई है। अमेरिका के सीडीसी ने स्कूली बच्चों, टीचर्स और स्टाफ को भी मास्क पहनने के लिए कहा है। सीडीसी ने फ्लोरिडा और मिसौरी में फुल्ली इम्यूनाइज्ड लोगों में भी बढ़ रहे डेल्टा वेरिएंट की वजह से फैसला किया है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के चलते कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के मामलों में 80% केसेस डेल्टा वेरिएंट वाले हैं, जबकि हिंदुस्तान में डेल्टा वेरिएंट के 91% केसेस हैं। ये वेरिएंट पहले हिंदुस्तान में देखा गया था, लेकिन अब दुनिया के कई मुल्कों में फैल गया है। अब बात ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स में जुमेरात के रोज हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहरा किया। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मेंस हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर फाइनल 8 में जगह बना ली है। तीरंदाजी में अतनु दास 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर मेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बॉक्सिंग में सतीश कुमार ने सुपर हेवीवेट यानी 91+ केजी कैटेगरी के फाइनल 8 में जगह बना ली है। 25 मीटर वुमेन्स एयर पिस्टल के पहले क्वालिफाइंग राउंड में नौजवान शूटर मनु भाकर ने अच्छा मुजाहरा किया है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 12 डेनमार्क की मिया ब्लेचफ्लेट को 41 मिनट में 21-15, 21-13 से हरा दिया। अब उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें नंबर की खिलाड़ी है। सिंधु दुनिया में 7वें नंबर की खिलाड़ी है। तीरंदाजी में हिंदुस्तान के अतनु दास ने बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ कोरिया के जिनयेक ओह को शूट आउट में हरा दिया। लेकिन एक अफसोसनाक खबर यह रही कि टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की स्टार बॉक्सर MC मैरी कॉम हार कर बाहर हो गई हैं। 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में मैरी कॉम को कोलंबिया की विक्टोरिया इनग्रेट वेलेंसिया ने हरा दिया। हिंदुस्तान की मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जुमेरात के रोज अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना की टीम रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रही है। इस बार हिंदुस्तानी टीम ने जैसा मुजाहरा किया, उससे यही इशारे मिल रहे हैं कि इस खेल में हिंदुस्तान अब पुरानी जो पकड़ और शान थी उसे दोबारा हासिल करने की राह पर है। ग्रुप राउंड में 3 मैच जीतकर हिंदुस्तानी टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। 37 साल बाद हिंदुस्तानी टीम ग्रुप स्टेज में 3 मुकाबले जीतने में कामयाब रही थी। आखिरी बार हिंदुस्तान ने यह कारनामा 1984 में किया था। हिंदुस्तानी टीम ने जुमेरात के रोज पूल ए के मुकाबले में अर्जेंटीना को एक तरफा अंदाज में 3-1 से हराया। चारों क्वार्टर में के खेले गए खेल में हिंदुस्तानी टीम ने दबदबा बनाए रखा। पहले 2 क्वार्टर में कोई टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन सर्कल पेनिट्रेशन में हिंदुस्तान आगे रहा। हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच तीसरा और फैसलाकुन T20 मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया के कैप्टन शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। हालांकि उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। टीम इंडिया ने बहुत कम स्कोर किया था। एक वक्त टीम इंडिया के 8 विकेट 60 रन पर ही 8 विकेट चले गए थे। चारशंबे के रोज हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका ने टीम इंडिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। पहला मैच हिंदुस्तान ने जीता था। इस तरह सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई और तीसरा और आखिरी मैच जिसका फैसला आज रात आएगा वो काफ़ी फैसलाकुन साबित होगा। अमेरिका के अलास्का आइलैंड में चारशंबे की देर रात 11:15 पर ज़लज़ले का जोरदार झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी इंटेंसिटी 8.2 रही। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने सुनामी का इंतबाह जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। USGS ने बताया कि ज़लज़ले का एपिसेंटर पेरीविले से 56 मील यानी करीब 91 किलोमीटर साउथ वेस्ट में रहा। अफगान खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी NDS के हुक्काम ने
मंगल के रोज जुनूबी खंदाहार के स्पिन बोल्दक में दाखिल होने वाले 4 सहाफ़ियों को दुश्मनों के लिए प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। स्पिन बोल्दक में इस वक्त अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान जंगजुओं के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने पर मीडिया और गैर सरकारी तंजीमों ने अफगान हुकूमत की सख्त तनकीद की है। अफगान वजारत दाखिला ने वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि हुक्काम इस अमर को यकीनी बनाना चाहते थे कि तमाम सहाफ़ी महफूज रहें। वजारत दाखिला के नायब तर्जुमान हामिद रोशन ने कहा कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम सहाफ़ियों को इलाके में जाने से रोका था, लेकिन उन्होंने एजेंसी के इंतबाह को नज़रअंदाज किया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि तुर्की को 2023 से बहरिया अस्वद के इलाके से कुदरती गैस की पैदावार शुरू करने की तवक्को है। तैयब अर्दवान ने कहा कि 2023 से बहरिया अस्वद में गैस की पैदावार का पहला मरहला शुरू करने के लिए वसी पैमाने पर कोशिश की जा रही है। सियासत और मईशत के लिहाज से खित्ते के सबसे ताकतवर मुल्क तुर्की से जो लोग दोस्ती करेंगे वो हमेशा मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने कहा कि बहरिया अस्वद में गैस की पैदावार शुरू होने से तुर्की की अपनी बैरूनी फराहमी पर इन्हिसारियत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाबंदियों, धमकियों, ब्लैकमेल के ज़रिए से हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी हासिल करने में नाकाम रहे। थाईलैंड में बंदरों के दरमियान लड़ाई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मसरूफ शाहराह पर मौजूद बंदरों के एक ग्रुप पर एक दूसरे ग्रुप ने हमला कर दिया। पहला ग्रुप मई 2021 में ग्राहक जोड़ने के मामले में एयरटेल और वोडाफोन को तगड़ा झटका लगा है। एयरटेल के ग्राहकों की तादाद में 46,10,000 की कमी आई। वोडाफोन आइडिया के भी 42,80,000 ग्राहक कम हुए। वहीं जियो ने नए ग्राहक जोड़ने के मामले में बाजी मारी है। जियो ने मई में 35,50,000 नए ग्राहक जोड़े हैं। जून 2020 के बाद पहली बार एयरटेल के सब्सक्राइबर्स घटे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने आंकड़े जारी किए। उसके मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो ने अप्रैल में 35,50,000 नए ग्राहक जोड़े। कंपनी ने अप्रैल में 47,65,000 नए ग्राहक जोड़े थे। एक और खबर ब्राज़ील से है। ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ फिजिशियन और एडवेंचरर लवर करीना ओलियानी ने अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया के एक लावा में, एक वॉल्केनो में उन्होंने जंप लगाई है और उस जंप से एक रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम इसमें शामिल किया है। इसके मुताबिक करीना ने 329 फीट की ऊंचाई से उबलते हुए लावा के ऊपर से वो गुजरी हैं। इसको बाज़ाब्ता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया है और ये पहली बार ऐसा कोई रिकॉर्ड बना है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।